ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क खला के शोबे में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है और हमारे नौजवान हुकूमत के स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए खला के शोबे में भी नई जहतें कायम कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने इतवार को रेडियो पर नश्र अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि स्टार्टअप प्रोग्राम उनकी हुकूमत की अनोखी योजना है और इसके जरिए मुल्क के नौजवान नए आसमान को छूने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी हुकूमत ने हर नौजवान को सनतकारी के शोबे में फरोग देने के लिए इस मंसूबे की शुरुआत की थी और ये प्रोग्राम आज खला के शोबे में भी अपना अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना से आज मुल्क कामयाबी के नए आसमान छू रहा है। इसरो खला के शोबे में जो काम कर रहा है उसे मुल्क के आवाम कैसे भूल सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकाश से जुड़ी कल्पनाएं न की हो। बचपन में हर किसी को आकाश के चांद, तारे, उनकी कहानियां आकर्षित करती हैं। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। मुझे बहुत से नौजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं। कुछ दिन पहले है ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं। स्पेस लॉन्चिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क के पास एक जामा वैक्सीन शील्ड होने के बावजूद कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। आज अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने हम वतनों की कामयाबियों पर तबादला ख्याल किया। इस सब के दरमियान हमें कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी ही होगी। हालांकि ये अमर बायस इत्मीनान है कि आज मुल्क में वैक्सीन की एक जामा हिफाजती ढाल मौजूद है। हम वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में एहतियाती खुराक पर भी तेजी से अमल दरामद किया जा रहा है। अगर आपकी दूसरी खुराक के बाद एहतियाती खुराक का वक्त है तो आपको ये तीसरी खुराक जरूर लेना चाहिए। इस सब के बीच हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें। अपने परिवार के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है। हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इमरजेंसी के दौर में मुल्क की जमहूरियत को कुचलने और आम लोगों के हुकूक को जिस बेरहमी से कुचलने का काम हुआ था उसे मुल्क की आने वाली नस्लें कभी भुला नहीं सकती। मोदी ने इतवार को आकाशवाणी से नश्र अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि 1975 में जून के महीने में ही मुल्क में इमरजेंसी लगाकर लोगों के हुकूक को छीन लिया गया था और जमहूरियत का गला घोंटने का काम हुआ। मुल्क की आने वाली नस्लें उसे कभी भुला नहीं सकती। इमरजेंसी के दौरान लोगों के हुकूक को
छीना गया था और उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में आईनी तंजीमों को कुचल दिया गया था, लेकिन लोगों ने आइन को जिंदा रखा और जमहूरियत को जिंदा रखने की लड़ाई जमहूरी तरीके से लड़ी और इमरजेंसी को हटाकर वापस जमहूरियत कायम की। तो 75 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है, तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती। शिवसेना रहनुमा और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने आसाम के गुवाहाटी में डेरा डाले हुए बागी अरकान असेंबली पर तंज किया और कहा कि उन्हें देर सवेर मुंबई लौटना ही होगा। शिवसेना की नाअहलियत की अर्जी पर 16 बागी अरकान असेंबली को नोटिस देने वाली डिप्टी स्पीकर नरहरि की तस्वीर पोस्ट करते हुए रावत ने ट्वीट किया, अरकान असेंबली गुवाहाटी में लंबे वक्त तक नहीं रह पाएंगे और उन्हें मुंबई की चौपाटी लौटना होगा। इस दौरान शिवसेना के बागी रहनुमा एकनाथ शिंदे ने 40 से ज्यादा अरकान असेंबली का एक बड़ा ग्रुप बना लिया है। उनकी बगावत से रियासत में महाविकास अखाड़ी हुकूमत के लिए खतरे के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं बरसर इख्तियार शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने इन सभी वाकयात में भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने का इल्जाम लगाया है। तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकर ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बलिया पार्लिमानी सीट से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। ठाकर ने इतवार को जारी एक वीडियो पैगाम में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो नई तश्कीलशुदा सियासी पार्टी अधिकार सेना के निशान पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। अमिताभ ने कल ही अधिकार सेना की तश्कील का ऐलान किया है। अमिताभ ने कहा कि उन्होंने बलिया को उसकी सकाफत और तारीखी पस मंजर की वजह से मुंतखब किया है। बलिया की जदोजहद आजादी की खास किरदार रहा है। खासकर 1942 के भारत छोड़ो तहरीक में चित्तू पांडे की मातहती में अंग्रेजों से आजाद ऐलान करने की वजह से बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। हम साथियों ने मिलकर अधिकार सेना नामक नए राजनीतिक दल के गठन का निर्णय लिया है। इस राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक आम नागरिक में इस भावना को प्रबल करना है कि संविधान और कानून प्रदत्त समस्त अधिकार मात्र और मात्र उन्हीं के हैं जिन्हें कार्यपालिका ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है। पार्टी प्रत्येक वैधानिक और संवैधानिक तरीके से आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा और अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ जम के मुकाबला करने दिल्ली मेट्रो के हवाई अड्डे एक्सप्रेस लाइन के 2 किलोमीटर तवील द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 आईआईसीसी मेट्रो सेक्शन पर एक आजमाइशी ट्रायल शुरू किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने इतवार को एक बयान में कहा कि आजमाइशी ट्रायल के दौरान सिग्नलिंग सिस्टम का तजुर्बा किया गया। इसकी तकमील के बाद इस सेक्शन का लाजमी तौर पर मुख्तलिफ मंजूरी देने वाले हुक्काम बशमूल कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस के जरिए मुआयना किया जाएगा और मतलूबा मंजूरियों के बाद इस सेक्शन को मुसाफिरों की आमद और रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा।
बिल्होर थाना इलाके के देवा गांव का रहने वाला पटरीम का 8 साला बेटा समेत 21 अप्रैल को घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया था। मुतासिरा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने लापता होने का मुकदमा दर्ज करके नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। पिछले 2 महीनों से पुलिस जो 9 उम्र की तलाश में थी ने गाँव के बहुत से लोगों से पूछगछ की और इस दौरान पुलिस ने घर में रहने वाले नौजवान के दूर के रिश्तेदार भाई शुभम वर्द रमेश चंद को गिरफ्तार कर लिया। लापता नौजवान के घर के सामने तफ्तीश के दौरान नौजवान से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर पुलिस हफ्ते को सर्कल ऑफिसर राजेश कुमार की क़यादत में गांव पहुंची। नौजवान के घर के कमरे में जमा टंके को खुदाई की तरफ जानवरों को बांधने के लिए गांव और इसमें एक कंगाल बरामद किया और फ्रांसिक टीम को भेजा गया। फ्रांसिक्स टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए। दूसरी जानिब खुदाई में कैनाल के बारे में मालूमात मिलते ही घर वालों में हंगामा बर्पा हो गया। रियासती मुलाजिमीन मुश्तरका कौंसिल आज कानपुर शहर के इंतखाब में इंतहाई काबिल एहतराम रियासती मुलाजिमीन मुश्तरका कौंसिल के रियासती सदर हरकिशोर तिवारी जी, काबिल एहतराम जनरल सेक्रेटरी शिव ब्रन यादव जी, रियासत के सरपरस्त भूपेश अवस्थी के सामने मोअज़्ज़िज़ अविनाश श्रीवास्तव को बिला मुकाबला रियासती मुलाजिमीन मुश्तरका कौंसिल कानपुर सिटी का सदर मुंतखब कर लिया गया है। देखिए, आज राज्य संघ परिषद कानपुर नगर का द्विवार्षिक अधिवेशन है जो कोरोना के कारण थोड़ा आगे बढ़ गया था। आज वो संपन्न हो रहा है यहाँ का। उसी प्रपक्ष में हम लोग आए हुए हैं। तमाम सारी समस्या हम लोगों की प्रदेश स्तर पर रहती है, उसके लिए हम लोग जनजागरण पूरे प्रदेश में करते रहते हैं। आपने देखा तमाम समस्या हमारी जैसे जायज़ समस्याएँ, जैसे हमारा पैसा पेंशन का होता है, पेंशन हमको नहीं मिल रही, हमारे समाप्त कर दी गई, उसको शेयर मार्केट में पैसा हमारा लगाया जा रहा है और लोगों का, विधायकों का, सांसदों का, सभी को मिल रहा है। हम लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगा के हमको भुगतान हो रहा है। शेयर मार्केट आप जानते हैं, आज की तारीख में अगर यूक्रेन में लड़ाई हो गई तो शेयर मार्केट चला गया। अब यूक्रेन की लड़ाई से हम लोगों का क्या मतलब है, कर्मचारियों का क्या मतलब है? उनका पैसा आप काटते हैं, सारा सारा तनख्वाह में से काटते हैं, उसके बाद उसको शेयर मार्केट में क्यों लगा रहे हैं? इसी का हम लोग का विरोध है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। कैशलेस इलाज है, कैशलेस इलाज में हम लोग का इलाज होता है, तमाम भ्रष्टाचार बीच में रास्ते में होता है, उसको हम लोग समाप्त करके हम लोग कहते हैं भाई हमारा जो इलाज होना है उसमें हम कार्ड लेके जाएँ और कार्ड लेके जाने के बाद वहाँ पर पैसा सीधे सरकार देती है अस्पताल में। कहाँ दिक्कत आ रही, वही पैसा लगना है, लेकिन उसका माध्यम बदल रहा है। तो ये ऐसी मांगे हैं जिसमें सरकार सहमत भी है, 6 साल से कैबिनेट से पारित है और पारित होने के बाद वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे और कानपुर से गैर कानूनी इमारतों की तामीर की शिकायत के पेश नजर मरकजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी आज कानपुर पहुंचे, जहां ग्वालटुई में शूटरगंज मस्जिद के मतलूबी हसनैन असगर, ऐमन रिजवी, इब्ने हसन, मकबरा जैदी, काशिफ नकवी ने शानदार इस्तकबाल किया। इसके बाद चेयरमैन अली जैदी मस्जिद शूटरगंज का मुआयना करने पहुंचे। वहां मुआयना करने के बाद नवाबगंज ने वादी करबला का मुआयना किया और कहा कि किसी भी वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जा किया गया है या कब्रिस्तानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। भाई मेन मुद्दे यहाँ पे जो वक्फ संपत्तियों पे अवैध कब्जा है उनका निरीक्षण है और उसका एक फर्स्ट व्यू लेना है कि किस तरह से सुयोजित तरीके से इसके ऊपर कब्जे कराए गए हैं और इनको खाली कराने के लिए कौन से स्टेप्स जो है सबसे इजी और सबसे शॉर्ट। बहुत से लोग लीगल तौर पर पर्ची दे करके पैसा दे करके दूसरे किराएदारों को किराएदारी की हमारे यहाँ वक्फ संपत्तियों में बहुत शिकायतें हैं। हम शिकमी किराएदारों के मसले में बोर्ड में डिस्कशन चल रहा है कि जहाँ भी मुतवल्लियों ने शिकमी किराएदार बसाए हुए हैं, हम उन मुतवल्लियों के और उन किराएदारों के जिन्होंने शिकमी किराएदारी दे रखी है उनके खिलाफ कार्रवाई करके हम एक योजना लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम शिकमी किराएदारों को रेगुलाइज करने की भी सोच रहे हैं। इससे ये होगा कि वक्फ की आमदनी बढ़ेगी, बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी और जो अवैध तरीके से 2 नंबर का पैसा गाय सेवक की नाश खून में लथपथ हालत में पड़ी थी। नाबालिग के करीब खेतों में साद थाना इलाके के पादरी लालपुर गांव के करीब वाक़े एक बंदूक की कुछ बाकिया जगह के करीब पड़ी पाई गई। सुबह के वक्त गांव के लोग जो रोजाना के मामलात के लिए खेतों में जाते थे रिश्तेदारों को इत्तला दे दी। रिश्तेदारों की इत्तला पर पहुंची साथ पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नौजवान की खूनी हालत में नाश मिली है।
27 साल मान सिंह उर्फ लालू यादव जो नंगा का रिहायशी हैं, जो पादरी गांव का रहने वाला है। पादरी लालपुर गांव के किनारे पर वाक़ गौशाला में गौ सेवक के तौर पर काम कर रहा था। बड़े भाई राजन ने बताया है कि वो रात के खाने के बाद देर रात घर से निकले थे। बताया गया है कि सुबह देहाती की नाश नाबालिग के किनारे खेतों में पड़ी हुई मिली। अहले खाना ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हफ्ते की शाम लंगर सिद्धार्थ थाना इलाके में हलचल मच गई जब तेज रफ्तार मिनी बस अचानक बेकाबू होकर कधनी मोड़ पर उलट गई, जबकि वहीं बस उलट गई। बस में बैठे मुसाफिर चीखने लगे। जख्मी हुआ वही बस कंडक्टर शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के दौरान मुकामी लोगों ने पुलिस को इस मामले से आगाह किया। इसी इत्तला पर पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से शदीद जख्मी अफराद को एम्बुलेंस की मदद से CSC 72 गांव में दाखिल करा दिया गया है। हमारा गुड़िया नाम है। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बस में कितने लोग सवार थे लगभग? हम तो अपने ससुराल जा रहे थे, मैके से आए। कितने लोग सवार होंगे बस में? 40-50 लोग। अच्छा, कैसे क्या हुआ घटना? कब कैसे बस पलट गई? बस सर ये दारू पिए थे। हाँ। बहुत तेजी गाड़ी खिलाए रहा है। अच्छा। अब बस जने दिल्ली के अवाम को इतवार को भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा और यहां दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और आसमान जुजवी तौर पर अबरालूद रहेंगे और बरसात का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से 1 डिग्री ज्यादा 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और नमी की सतह सुबह 8:30 बजे 68% दर्ज की गई। हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 3 डिग्री ज्यादा 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके के तहसील आरीपुल के लोगों ने इलाके में फायर और इमरजेंसी स्टेशन को कायम करने का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में बाकी सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन अभी तक फायर स्टेशन को कायम नहीं किया गया है। उनका कहना था कि मज़कूरा तहसील में जल्द अज जल्द फायर सर्विस सहूलत को मंजूर किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात ना हों। यहाँ अभी लोगों को सख्त मुश्किलात है। अगर यहाँ कोई इंसिडेंट होता है तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर फायर सर्विस स्टेशन तराल में है। तो जब तक यहाँ पूरा जल जाता है तब तक वो यहाँ पहुँचता नहीं है गाड़ी। मेरी गुजारिश है कि यहाँ जल्द अज जल्द फायर सर्विस स्टेशन कायम कर लें। देखिए जी, जहाँ पे कुछ ही साल पहले वहाँ आरीपाल तहसील में एक तहसील दिया गया और वहाँ पे पुलिस स्टेशन, बैंक, तहसील ऑफिस, हॉस्पिटल सब फैसिलिटी होने के बावजूद अभी तक वहाँ पे फायर सर्विस का फैसिलिटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जहाँ तक कि हमें तराल से फायर सर्विस जो है वो मंगवानी पड़ती है इमरजेंसी में और 14-15 किलोमीटर दूर है ये। इसको वहाँ पे पहुँचने तक बहुत सारा टाइम लग जाता है। हमारी मांग है कि आरीपाल तहसील में जनूबी कश्मीर के शिरमाल शोपियां गांव में मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने की खातिर दूसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी है। दिफाई ज़राए ने बताया है कि हफ्ते की शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद शोपियां के शिरमाल गांव को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सलामती अमले के एहलकार जूं ही मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद जंगजुओं ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद इलाके में खामोशी छा गई। उन्होंने कहा कि अंधेरा छा जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार की सुबह तक ऑपरेशन को मौखर किया। दिफाई ज़राए ने मजीद बताया कि इतवार की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोबारा तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जो ये रिपोर्ट फाइल करने तक जारी था। ज़राए का कहना है कि मुमकिन तौर पर मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। ताहम फोर्सेस ने मफरूर जंगजुओं को तलाश करने की खातिर मजीद कई इलाकों को मुहासिरे में ले लिया।
हिंदुस्तान और बांग्लादेश को मिलाने वाले पद्मा पुल को इतवार की सुबह 6 बजे से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पहले ही दिन इस पुल को अबूर करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। पुल पर मजमूई तौर पर टोल वसूली के लिए 14 बूथ लगाए गए हैं। इस पुल को अबूर करने के लिए एक मोटरसाइकिल को 100% बांग्लादेश की करेंसी अदा करने होंगे, जबकि एक बस को 2400 टका और एक दरमियाने साइज का ट्रक 2800 टका अदा करेगा। आलमी इदारे सेहत WHO के बराए बैनुल-अक़वामी सेहत के ज़वाबित IHR की हंगामी कमेटी ने कहा है कि मौजूदा मंकी पॉक्स के खतरे से निपटने के लिए इस वक्त की कोशिशों की जरूरत है, लेकिन आलमी सेहत की हंगामी हालत नहीं है। WHO की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हालांकि कुछ अराकीन ने अलग अलग ख्यालात का इजहार किया है। IHR हंगामी मीटिंग में कुछ अराकीन ने वसी आबादी में मंकी पॉक्स वायरस के और फैलने के खतरे की वार्निंग भी दी है। कमेटी ने इत्तेफाक राय से वाक़े की हंगामी सूरत हाल को कबूल किया और बीमारी के फैलने को काबू करने के लिए शदीद रद्द-ए-अमल कोशिशों की जरूरत जाहिर की। स्पेन के शुमाली अफ्रीकी इलाके मेलेला में तारिकीन वतन और सरहदी एहलकारों के दरमियान 2 घंटे की झड़प के बाद सरहद में घुसने के लिए मची भगदड़ में मारे गए लोगों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मराकशी हुकाम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये इतला दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुमा को तकरीबन 2000 तारिकीन वतन ने सरहद पर एक ऊंची बाढ़ पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पें हुई। इस दौरान वहां भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि जख्मी हो गए। बारजा मजीद 5 जख्मी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। इतलात के मुताबिक इस वाक़े में 76 दीगर तारिकीन वतन जख्मी भी हुए हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स ने 2011 और 15 के दरमियान मुतनाज़ कतर के सियासतदान से एक सूटकेस में 10 लाख यूरो की नकद रकम कबूल कर ली। संडे टाइम्स के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स ने जाती तौर पर कतर के साबिक़ वज़ीर आज़म शेख अहमद बिन जसीम बिन जाबर अल सानी उर्फ HBJ से 2011 से 2015 के दरमियान 3 बार मजमूई तौर पर 30 लाख यूरो कबूल किए। प्रिंस चार्ल्स को एक मौके पर सूटकेस में नकद रकम दी गई थी। दी गार्डियन के मुताबिक ये सूटकेस उनके 2 मुशीरों को दिया गया था, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि उन्होंने रकम की गिनती कर ली थी। वाज़ेह है कि पैलेस के मावनीन ने मुबैना तौर पर शाही खानदान के लिए काम करने वाले निजी बैंक खातों को नकद रकम जमा करने के लिए कहा था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला KCR 28 जून को टी हब के नए मरकज का करेंगे इफ्तिताह। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने नए मरकज के क़याम पर किया मसरत का इजहार। लड़कियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने में जामिअतुल मोमिनात की खिदमात काबिल सताइश। जामिअतुल मोमिनात में टीचर्स के एक रोजा तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मा कोर्सेज में दाखिलों के लिए एमसेट का इनेकाद। एमसेट की सरकारी वेबसाइट पर हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। एमसेट कन्वीनर का बयान। फलाह के शोबे में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है मुल्क। इमरजेंसी को कभी भूल नहीं सकता मुल्क। कोरोना के खिलाफ एहतियात जरूरी। माहाना मन की बात प्रोग्राम में से वजीर आजम मोदी का खिताब। बागी अरकान असेंबली को मुंबई लौटना ही होगा। शिवसेना रहनुमा और राज्यसभा रुकन संजय रावत का बयान। हिंदुस्तान और बांग्लादेश को मिलाने वाला पद्मा पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन इस पुल को अबूर करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं।
और मंकी पॉक्स के पस मंजर में आलमी सेहत हंगामी हालात नहीं, आलमी इदारे सेहत WHO ने किया बयान जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।